सत्ता संभालने के चौथे दिन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आंध्र प्रदेश के कलेक्टर बदल डाले। नई सरकार ने गुरुवार देर रात 48 आईएएस समेत 26 कलेक्टरों को बदलने का आदेश जारी किया। इनमें से 15 कलेक्टरों से जिलों की जिम्मेदारी छीन ली गई, उन्हें मंत्रालय व विभागों में पदस्थ कर दिया गया, जबकि 11 कलेक्टरों को इधर से उधर किया गया है। इस बड़ी प्रशासनिक सर्जरी को नई सरकार में अफसरों की मैदानी जमावट और आम चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल गठन और नए मुख्य सचिव की नियुक्ति से पहले नाथ ने अपनों को खास पोस्टिंग दे दी। लंबे समय तक वाणिज्यिक कर विभाग में रहे अपर मुख्य सचिव व 1987 बैच के आईएएस मनोज श्रीवास्तव को पशुपालन विभाग भेज दिया गया। उन्हें भाजपा और संघ से नज़दीकी का खामियाजा उठाना पड़ा। 1991 बैच के आईएएस व नवकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव को वाणिज्यिक कर की भी जिम्मेदारी दे दी गई। मनोज पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव रहे, बाद में उन्हें वाणिज्यिक कर विभाग दिया गया था। वही मनोज श्रीवास्तव लंबे समय से निर्वासन झेल रहे थे, उन्हें अब जाकर अच्छी पोस्टिंग मिली है। हालांकि पूर्व में वे ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव बनना चाह रहे थे, लेकिन बन नहीं पाए। वाणिज्यिक कर विभाग में अपर आयुक्त पद पर पदस्थ बसंत कुर्रे को श्योपुर कलेक्टर बनाया गया है। इससे पहले वह 2001 में इंदौर एसडीएम भी रहे थे। गुरुवार को प्रशासनिक सर्जरी पर मुहर लगने से पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष व सीनियर आईएएस एसआर मोहंती ने कमलनाथ से मंत्रालय पहुंचकर अनौपचारिक मुलाकात की। वे पहले भी सीएम से मिल चुके थे। बहरहाल कमलनाथ की सूची में साफ है कि उन्होंने रीवा, सतना और सीधी कलेक्टरों को बदल दिया है। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को इसी विंध्य में नुकसान हुआ। इससे पहले कमलनाथ रीवा संभाग के कमिश्नर को हटा चुके हैं। इस बीच छिंदवाड़ा में अफसरों पर गाज गिरना जारी है। पहले पुलिस अधीक्षक, फिर एएसपी और अब छिंदवाड़ा जिला पंचायत के सीईओ ऋषि गर्ग को भी हटा दिया गया है। गर्ग को जनजातीय कार्य विकास विभाग में अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। टीकमगढ़ जिला पंचायत की सीईओ विदेशा मुखर्जी को सीईओ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ग्वालियर और राजस्व व विमानन विभाग में उप सचिव अनुराग सक्सेना को छिंदवाड़ा जिला पंचायत का सीईओ पदस्थ किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कमलनाथ 4 दिन से लगातार मंत्रालय में बैठक कर सभी विभागों के अधिकारियों से कामकाज संबंधित ब्यौरा ले रहे हैं। कुछ अफसरों को उन्होंने इधर से उधर भी किया। वह अपने भरोसे के अधिकारियों की टीम बनाने की प्रक्रिया में भी सक्रिय है। गुरुवार देर शाम वह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के रूप में यह उनकी पहली यात्रा है। दिल्ली में वह अपने मंत्रिमंडल के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली में उनकी मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया एवं AK एंटोनी सहित पार्टी के अन्य नेताओं से होना निर्धारित है। मंत्रियों के शपथ समारोह के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। राज्यपाल 25 दिसंबर को बाहर जा रही हैं, इसलिए शपथ के लिए 24 दिसंबर की तारीख तय की गई है। राज्यपाल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से कहा कि पहली बार के विधायकों को मंत्री बनाने में प्राथमिकता नहीं देंगे। सपा बसपा के सदस्यों को कैबिनेट में शामिल करने के सवाल पर वह बोले कि यह उनके नेता ही तय करेंगे। उन्होंने इस तरह की शर्त नहीं रखी थी। 1.5 दशक बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ 24 दिसंबर को अपनी कैबिनेट का गठन करेंगे। मुख्यमंत्री ने शपथ समारोह के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से चर्चा कर ली है। पहली बार के विधायकों को मौका नहीं दिया जाएगा। देर शाम वह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एवं अन्य नेताओं से मिलने रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के रूप में यह उनकी पहली दिल्ली यात्रा है। बताया जाता है कि मंत्रियों की शपथ संभवतः 24 दिसंबर को होगी। 8 जनवरी से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा। मंत्रिमंडल का आकार अभी सीमित रहेगा। पहली किस्त में 20-22 मंत्रियों को शपथ दिलाने की तैयारी है। इसमें क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बिठाने के साथ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को पहले जगह दी जाएगी। मंत्रियों के रूप में पहली सूची में वरिष्ठ विधायकों को शामिल किए जाने पर सहमति बनी है। कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए कलेक्टर गाइडलाइन में दाम तय होने का शोर अब 3 साल में एक बार सुनाई देगा। किसी न किसी बहाने से प्रॉपर्टी के दाम लगातार बढ़ाने की कवायद पर अब ब्रेक लग जाएगा। दरअसल भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 एवं पंजीकरण अधिनियम 1908 के प्रावधान के अनुसार 3 साल में एक बार कलेक्टर गाइडलाइन बनाने का प्रावधान है, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया गया था। अब नई सरकार ने अपने वचन पत्र के अनुसार 3 साल में एक बार गाइडलाइन बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने महानिरीक्षक पंजीयन से इस संबंध में प्रस्ताव भी मांगा है। गुरुवार को यह प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है, जिस पर जल्द ही अमल किया जा सकता है। इस कवायद से प्रदेशवासियों को फायदा मिलेगा। उन्हें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए हर साल बढ़े हुए दाम का डर नहीं सताएगा। 12वीं की छात्रा के किसी और के साथ जाने की बात सुनते ही प्रेमी ने उसके ही घर में पहले तो दोनों हाथ से उसका गला दबाया, फिर उसकी लेगिंग से गला घूंटकर उसकी हत्या कर दी। पकड़े जाने के डर से कुछ ही दूरी पर 4 मंजिला एक इमारत पर चढ़कर करीब आधे घंटे तक ड्रामा करता रहा।
पुलिस ने उसे नीचे उतारने के लिए उसके दोस्तों से शराब का लालच दिलवाया, तब जाकर पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हो सकी। हालांकि अब तक परिजनों को यह नहीं पता चला है कि उनकी बेटी की हत्या किसने की। कोलार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। न्यू अम्बेडकर नगर कोलार निवासी 17 वर्षीय नाबालिग कक्षा 12वीं की छात्रा थी। एसआई कोलार नवीन पांडे के अनुसार दोपहर करीब 4 बजे न्यू अम्बेडकर नगर के पास एक युवक के मल्टी में चढ़े होने की सूचना मिली थी। डायल 100 के वहां पहुंचने पर युवक पुलिस को देखते ही वहां से कूदने की धमकी देने लगा। युवक को बचाने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों का सहयोग लिया और फिर उसके दोस्तों को बिल्डिंग पर शराब लेकर भेजा। बातचीत के बाद वह बिल्डिंग से उतरने को तैयार हुआ। किसी तरह उसको पुलिस नीचे उतारने में कामयाब हो सकी। पूछताछ में उसने अपनी प्रेमिका के गला दबाने की बात स्वीकार की। इधर पुलिस को जेपी अस्पताल में 17 वर्षीय छात्रा के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की सूचना। जिले भर में किसान कहीं 15 दिन तो कहीं 20 दिन से यूरिया के लिए परेशान हो रहे हैं। शहर में तीसरे दिन गुरुवार को भी लाइन में लगे किसानों को जब यूरिया नहीं मिला तो वे भड़क गए। मार्कफेड गोडाउन के सामने NH 146 पर करीब 500 किसान जमा हुए और सुबह करीब 10:45 बजे चक्का जाम कर दिया। इस दौरान यूरिया उपलब्ध कराने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। चक्का जाम पूरे 1 घंटे तक चला। इस दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहन जमा हो गए। एसडीओपी मुकेश चौबे और एसडीएम संजय उपाध्याय ने किसानों को चक्का जाम समाप्त करने के लिए समझाइश भी दी। किसानों से टीआई आशीष ध्रुवे ने कहा कि आइए हम यूरिया दिलवाते हैं। यह सुनकर किसान सड़क से हटकर मार्कफेड की गोडाउन परिसर में जमा हो गए। इसके बाद NH 146 से चक्का जाम हट गया। बाद में बताया कि 23 दिसंबर को यूरिया मिलेगा। व्यू संबल योजना में बिजली कंपनी को हर माह 12 करोड़ रुपए का फटका लग रहा है। सरकार बदलते ही बिजली कंपनी ने संबल योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उपभोक्ताओं की जांच शुरू कर दी है। प्रति माह 500 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को योजना से बाहर करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 1,08,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने संबल योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया था। कंपनी द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को 200 रुपये प्रति माह का बिल भेजा जा रहा है। योजना के तहत बाकी की राशि सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार से मिलना है। संबल योजना में ऐसे लखपति गरीबों का मुद्दा उठाया था जिनके बड़े बड़े मकान होने के बावजूद उन्होंने संबल योजना का लाभ ले लिया था। बिजली कंपनी ने पूरे मामले को लेकर शासन को पत्र लिखकर जानकारी उपलब्ध करवाई थी। अब ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित कर कंपनी सूची तैयार कर रही है जिनकी खपत अधिक है। प्रथम चरण में 500 यूनिट से अधिक उपभोक्ताओं को संबल योजना के बाहर करने की तैयारी की जा रही है। सभी जोन प्रभारियों को ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। संबल योजना का लाभ उठाने वाले कई उपभोक्ता 200 रुपए का बिल भी नहीं भर रहे हैं। पहले से घाटे में चल रही कंपनी का घाटा और बढ़ गया है। कंपनी को 3 माह से सब्सिडी की राशि भी नहीं मिल रही है। ऐसे में कंपनी ने शासन से योजना को लेकर निर्देश मांगा है कि कितने यूनिट तक का बिल इस योजना में मान्य होगा। योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। कई उपभोक्ता है जिनके बड़े बड़े मकान हैं और अधिक यूनिट की खपत भी दर्ज हो रही है। सभी जोन पर ऐसे अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार की जा रही है। रेल मंत्रालय ने एक बार फिर इंदौर संबंधी प्रस्तावों को ताक पर रखना शुरू कर दिया है। 2018 में भेजे गए कई प्रस्तावों पर अब तक रेलवे बोर्ड ने कोई फैसला नहीं लिया, जिससे इंदौर के लोगों को नई ट्रेनों और ट्रेनों के फेरे बढ़ने जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बोर्ड के कुछ अफसर नहीं चाहते हैं कि इंदौर को बहुत ज़्यादा ट्रेनें मिले। यही कारण है कि न तो नई दिल्ली देहरादून के बीच चलने वाली नन्दा देवी एक्सप्रेस का विस्तार इंदौर तक किया गया, न इंदौर भोपाल के बीच नॉन स्टॉप इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चल पाई। दोनों प्रस्ताव खुद लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने आगे बढ़ाए हैं। बावजूद इसके मंत्रालय अनिर्णय की स्थिति में है। मार्च से पहले इन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिली तो मामला अगली केंद्र सरकार बनने तक अटक जाएगा। इंदौर से नई दिल्ली के लिए स्पीकर ने राजधानी या दुरंतो जैसी एसी श्रेणी की सुपरफास्ट ट्रेन मांगी थी, क्योंकि वर्तमान में चल रही इंदौर दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन साल भर पैक रहती है। इसी तरह इंदौर भोपाल के बीच बढ़ते यात्रियों के मद्देनजर नॉन स्टॉप ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भोपाल रेल मंडल ने भेजा था। उक्त ट्रेन को लेकर स्पीकर मंत्री को चिट्ठी लिख चुकी हैं। 2 प्रस्तावों के अलावा केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इंदौर में की गई घोषणाओं की भी अफसरों को परवाह नहीं है। न तो इंदौर हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस को नियमित किया गया, न उसमें पेंट्री कार जोड़ी गई और न अब तक इंदौर पटना एक्सप्रेस का फेरा 1 दिन बढ़ाया गया। चौथी अहम घोषणा इंदौर नई दिल्ली वाया फतेहाबाद रतलाम ट्रेन की है, जिसे सप्ताह में 2 दिन चलना है। इसे लेकर भी मंत्रालय ने फैसला नहीं लिया, जबकि इस ट्रेन को चलाने में रेख या पात की मुश्किल भी नहीं है। इंदौर नई दिल्ली के बीच पहले ही फतेहाबाद होकर स्पेशल ट्रेन चलाई जा चुकी है और उसे अच्छी संख्या में यात्री भी मिल चुके हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक 22 दिसंबर को होने जा रही है। 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद केंद्र सरकार आमजन को राहत देने के लिए 28% जीएसटी में शामिल कई वस्तुओं को 18% में लाने की बात कर रही है।
काउंसलिंग यदि आम जन उपयोगी वस्तुओं पर टैक्स कम करने का फैसला लेते हैं तो यह राहत अलग अलग मदों में 2 रुपये से लेकर 31,000 रुपये तक हो सकती है। सबसे ज़्यादा राहत मोटर व्हीकल में मिल जाएगी, जो अभी औसतन 4 लाख रुपए का आता है, तो 18% GST होने पर 3,68,750 रुपये हो जाएगी, यानी 31,250 रुपये सस्ता। अभी कोल्ड ड्रिंक्स औसतन 20 रुपये की आती है और यदि 18% GST में आती है तो यह 18 रुपये की हो जाएगी, यानी 2 रुपये सस्ती। वरिष्ठ कर सलाहकार RS गोयल ने बताया कि 28% स्लैब में अभी 37 आइटम हैं, लेकिन इसमें पान मसाला, तंबाकू, रिवॉल्वर, पिस्टल, लॉटरी, निजी उपयोग के एयरक्राफ्ट, स्मोकिंग पाइप आदि भी हैं, जिन पर सरकार टैक्स कम नहीं करेगी। हालांकि एसी, टीवी, 2 पहिया वाहन, सीमेंट आदि ऐसी वस्तुएं हैं जो अब लग्जरी से हटकर आम उपयोग की श्रेणी में आ गई हैं। इन पर टैक्स कम करने से काफ़ी राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों जगह अभी मंत्रिमंडल नहीं बना है। इसके चलते वित्त मंत्री अभी नहीं है। नियमानुसार GST काउंसिल में हर राज्य का वित्त मंत्री ही सदस्य होता है और वह अपना पक्ष रखता है। हालांकि अधिकारी भी रहते हैं, लेकिन उन्हें तभी बोलने का अधिकार मिलता है जब काउंसिल उनसे कोई बात पूछती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के बाद हो रही GST काउंसिल में इस बार मध्य प्रदेश का पक्ष रखा जाना मुश्किल होगा। डायल 100 गढ़ का कारनामा। थाना क्षेत्र को छोड़ चौकी क्षेत्र में वसूली कर रही डायल 100 पुलिस। मीडिया को देख मुंह छिपाकर भाग निकली डायल 100 पुलिस। डायल 100 का चालक आशीष पटेल वसूली के लिए है चर्चित। प्रदेश की सरकार बदलने के बाद भी डायल 100 पुलिस का रवैया वही पुराना ही नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार गढ़ थाने की डायल 100 पुलिस वाहन क्रमांक MP04 TA 6013 द्वारा लालगांव चौकी क्षेत्र के भटवा में 20 दिसंबर को रात लगभग 9:30 बजे ट्रक को रोककर वसूली की जा रही थी। अचानक मीडिया के कैमरे को देख डायल 100 पुलिस भाग निकली। सूत्रों की माने तो ड्यूटी पर उस समय डायल 100 में चालक आशीष पटेल व विनायक पांडे वसूली कर रहे थे। जब उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए तो वे बात को घुमाते हुए और मुंह छिपाते नजर आए। बता दें कि डायल 100 का चालक आशीष पटेल वसूली को लेकर अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। पुलिस की गाड़ी में आपको क्यों रोका? कहाँ से लेके आ रहे हैं आप गाड़ी? काहे की गाड़ी है? तो हमेशा लेके जाते हैं? रुकाते हैं रोज ये लोग आपको? जब रुकाते 100 रुपए 50 रुपए लेते हैं। कौन लेता है, क्या नाम है? अब नाम तो सर नहीं जानते। कोई पॉइंट है क्या आपका? हाँ पॉइंट है भलवाई का। तो यहाँ ये ट्रक को क्यों रुकाया गया है? कहाँ? ये नहीं ट्रक को रुकाया गया, रास्ता पूछ रहा तो उसको बता दिए थे कि इधर चले जा। नहीं, आप रुका के उससे बात कर रहे हैं तो क्या आप लोग को ट्रक रुकवाने का या उनसे कुछ कागजात देखने का कागजात अधिकार है क्या आपको? तो उनको आपने क्यों रुकाया है? रुकाया कोई नहीं। अभी ये ट्रक जो खड़ा हुआ है, चलो आप जरा एक मिनट बताएं भाई साहब, जरा एक मिनट बताएं आप कैसे इसको रोके हुए हैं, इस ट्रक को? क्यों भाई साहब? आ चुका है, इवेंट लिख रहे हैं, इवेंट ले जा रहे हैं वहाँ। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों महोदय, शुभ नाम क्या है आपका? नाम सिया। तो ये ट्रक को क्यों रुकाया गया है, जरा बता दें। कोई नहीं रुकाया गया है, इवेंट लिख रहा हूँ। इवेंट लिख रहा हूँ। आप एक मिनट शांत रहिए, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं तो आप तो चालक है ना? हाँ, हम चालक से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो इस गाड़ी के इंचार्ज हैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप जरा बताएं भाई साहब, एक मिनट इधर आके कैमरे के सामने। हाँ इवेंट है, इवेंट लिख रहा हूँ। कैमरे के सामने आके एक मिनट बता दें। ऊपर न चढ़ा है यार, ऊपर न चढ़ा है हमारे। रेलवे साल 2019 के पहले दिन से ही ट्रांसजेंडरों यानी किन्नरों को बड़ा तोहफा देगा। यह तोहफा सीनियर सिटीजन पुरुष महिला की तरह ही 60 वर्ष से ऊपर के ट्रांसजेंडर को रेल किराए के रूप में मिलेगा। हालांकि ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के तौर पर मान्यता देने के लिए रेलवे की तरफ से रिजर्वेशन फॉर्म में 2 वर्ष पहले ही प्रावधान किया जा चुका है। अब सीनियर सिटीजन ट्रांसजेंडर को 1 जनवरी से किराए में 40% रियायत मिलेगी। इसका सर्कुलर 14 दिसंबर को जारी हो चुका है। रेलवे बोर्ड की डायरेक्टर पैसेंजर शैली श्रीवास्तव की तरफ से जारी आदेश के अनुसार 60 वर्ष से ऊपर के किन्नरों को किराए में 40% लाभ देने के लिए रेलवे ने अपने CRIS व IRCTC के सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिए हैं। सीनियर सिटीजन के रूप में आरक्षित रहने वाली सीटों में से ही किन्नरों को सीटें उपलब्ध करवाई जाएंगी।